Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. I am Sneha, your guide and mentor. Hope you are doing well. So let's start our today's session. So first अब उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस है, फर्स्ट यूनिट में जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट, उसके जो जो हमारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू हमसे पूछे गए थे हमारे जनवरी 2025 एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो उसको हम आज सारे के सारे पीवाईक्यूज को एक ही वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस सेशन। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो कब इन्फोर्समेंट में आया था, कब उसको इम्प्लीमेंट करा गया था। अब यहाँ पर हमसे जो बात हो रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की हो रही है, ना कि 2019 वाले की, क्योंकि 1986 का जो हमारा एक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय 2000 जो हमारा 19 में एक्ट दोबारा इसको अमेंडमेंट इसमें की गई थी। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन है इसमें इसको इन्फोर्स करा गया था 24 दिसंबर 1986 को। इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो 24 दिसंबर है उस दिन नेशनल कंज्यूमर राइट डे था। इस एक्ट को पास करा गया था असेंबली में, पार्लियामेंट में अक्टूबर 1986 में। अब इसको कब इन्फोर्स किया गया था? 24 दिसंबर 1986 में, और इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। So next हमारा जो क्वेश्चन है, which of the following is a situation of adverse balance of trade, कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी इसमें सिचुएशन होती है हमारी एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड की। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि एक ऐसी हमारी रिकॉर्डिंग होती है जहां पर हमारी जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है रिलेटेड टू गुड्स ट्रेड, जो भी हमारा इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का, यहाँ पर मेन बात है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें हम सिर्फ गुड्स के ट्रेड की बात करते हैं, ना कि सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट है, उसकी हम यहाँ पर बात नहीं करते। तो हमसे एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पूछा गया है कि जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से तो हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड अराइज होना शुरू हो जाता है। फेवरेबल कब अराइज होता है? जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, इंपोर्ट कम होते हैं। तो ये है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट। तो नेक्स्ट आ जाता है मैच करना हमने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। इसमें हमारी कुछ थ्योरीज के बारे में बात करी गई है, इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ थ्योरीज थी और उनके कुछ हमारे उत्तर से उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुट किया गया है। तो फर्स्ट है इसमें थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। इस थ्योरी को बताया था डेविड रिकार्डो थे हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इस थ्योरी को डिफाइन करा था। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की उसको हमें बताया था हैबलर ने, गोटफ्राइड हैबलर इनका कंप्लीट नेम था, तो उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट। फैक्टर एंडोमेंट की जो थ्योरी थी हमारी उसको बताया था हेक्स्चर एंड ओलिन थे, हमारे दो ऑथर थे, उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बात की थी। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसको बताया था हमारे जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो अब जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जैसे हम देख सकते हैं बी में हमारे दोनों ऑप्शन 4 दिए गए हैं। अब ए का 2 कहाँ है कि ए का 2 हमारा यहाँ पर है कि डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट को बताया था, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या थी हमारी थ्योरीज कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी क्या बताती है कि कंट्रीज स्पेशलाइज वेयर दे हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज, कि कंट्रीज को ऐसे गुड्स में, ऐसे सर्विसेज में स्पेशलाइज होना चाहिए जहां पर उनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज हो। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब कि दूसरी कंट्रीज के रिलेशन में, दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में उस काम को वो थोड़ा एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में उसको परफॉर्म कर सकती हैं। तो यही बताया था कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी में डेविड रिकार्डो ने। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थ्योरी, गोटफ्राइड हैबलर ने बताया था। इसका फोकस था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर इन इंटरनेशनल ट्रेड पे। ये बताती है कि जो कंट्री है उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहिए गुड्स को जहां पर उनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम से कम है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि उन्हें कम से कम सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि क्या है कि मैं एक जो अल्टरनेटिव है उसको छोड़कर किसी दूसरे अल्टरनेटिव को मैंने चूज करा, तो जो मैं पहले अल्टरनेटिव को छोड़ दिया उसकी जो कॉस्ट थी उसको मैंने सैक्रिफाइस कर दिया। फोरगोन अल्टरनेटिव की जो कॉस्ट होती है वो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इन्होंने बताया था कि जहां हमारी कंपैरेटिवली जो कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कम से कम आती हो, उन्हीं गुड्स में हमें क्या करना चाहिए,
ट्रेड करना चाहिए, उन्हीं गुड्स का हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट, इसका बताया था हेक्सचर एंड ओली ने। ये कहते हैं कि जो ट्रेड है वो डिपेंड करता है कंट्रीज के फैक्टर एंडोमेंट के ऊपर, कि लेबर है, कैपिटल है। ये क्या कहती है कि अगर किसी कंट्री में ये सारे के सारे फैक्टर इजीली अवेलेबल हैं तो हमें उस कंट्री में जाकर ट्रेड करना चाहिए। अगर वहां पर पहले ही इनकी शॉर्टेज है तो हमें ट्रेड करने में डिफिकल्टीज आएगी। तो अब कंट्री का जो ट्रेड है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फैक्टर की एंडोमेंट के ऊपर, कि कितने वहां पर फैक्टर्स अवेलेबल हैं, लेबर है, कैपिटल है या फिर लैंड है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी। एडम स्मिथ ने इसको बताया था। ये कहते हैं कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स दे कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली देन अदर्स, कि कंट्रीज को ऐसे गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें वो ज्यादा एफिशिएंट हो देन अदर हमारी जो कंट्रीज रहती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू एडेड सर्विस ऑफ एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हमारा एक्सिम बैंक है। तो उसकी हमें वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में पूछा गया है कि कौन सी इनमें से वैल्यू एडेड सर्विसेज है। अब हमारी जो कोर सर्विसेज होती हैं कि एक्सिम बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो उसका मेन काम क्या होगा, एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना और एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड उनको डेवलप करना और एक्सपोर्ट की मार्केटिंग करना। तो जो हमारी ये तीन ऑप्शन है ये तो उसकी कोर एक्टिविटीज होती हैं, जबकि वैल्यू एडेड इसकी जो सर्विसेज है, वैल्यू एडेड उसकी एक्टिविटी है वो रहेगी हमारी वर्कशॉप और सेमिनार। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता है डैश इज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशंस हेल्ड इन 1944 में, कि हमारी कुछ एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। उसमें हमारे ट्विन्स ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करा गया था, एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। अब हमसे इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको सेटअप करा गया था। अब जो ये क्वेश्चन है एनटीए ने इसके दो आंसर दिए थे, क्योंकि इसके दो ही करेक्ट आंसर थे, इसका एक करेक्ट ऑप्शन नहीं था। जैसे हमारा आईएमएफ है और आईबीआरडी है, इन दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था। यहाँ पर आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईबीआरडी का मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इन दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इसमें सेटअप करा गया था। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का यही दो हमारे इंस्टीट्यूशन रिजल्ट थे। हमारा इसका ऑप्शन है 2 और 3 और एनटीए ने भी हमें इसके दो ऑप्शन दिए हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ मॉनेटरी मेजर फॉर करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसके डिसइक्विलिब्रियम, कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। हमारे जो ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, गुड्स का, सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का या फिर जो हमारी अदर चीजें रहती हैं उनका इसमें अभी भी इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारा कौन सा मॉनेटरी मेजर नहीं है। अब हमसे इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा मॉनेटरी मेजर हो सकता है। कि मॉनेटरी कंट्रैक्शन, कि मॉनेटरी हमने क्या कर दिया, जो मनी की सप्लाई थी इसको कंट्रैक्ट कर दिया, उसको कम कर दिया, तो मतलब ये तो हमारा मॉनेटरी मेजर होने वाला है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता इसका करेक्ट। नेक्स्ट है डिवैल्यूएशन, ये भी हमारा मॉनेटरी मेजर से रिलेटेड है, क्योंकि जो हमने करेंसी है उसकी वैल्यू को कम कर दिया, डिवैल्यूएट कर दिया, तो ये भी हमारा मॉनेटरी मेजर है। नेक्स्ट है एक्सचेंज कंट्रोल, कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है कितनी हमारी एंट्री होगी, कितनी एग्जिट होगा, उसको भी हमने कंट्रोल कर दिया, तो ये भी हमारा एक मॉनेटरी मेजर होता है। तो अब हमारा ये फिस्कल मेजर है, एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा इनमें से मॉनेटरी मेजर नहीं है करेक्ट करने का डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट की ड्यूटीज थी उनको खत्म कर दिया, तो ये हमारा होता है फिस्कल मेजर। जबकि मॉनेटरी मेजर हमारे ये तीनों हैं। मॉनेटरी मेजर कौन लेता है, आरबीआई लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक। जबकि फिस्कल मेजर्स एक कंट्री की गवर्नमेंट लेती है या फिर हम बोले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री लेती है। नेक्स्ट आ जाता है अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि हमें कुछ लेवल्स होते हैं हमारे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, ट्रेड के, तो हमें उनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि कौन सा हम जो एलिमेंट है या फिर कौन सा हम एग्रीमेंट पहले करते हैं, कौन सा बाद में होता है। फर्स्ट रहेगा हमारा फ्री ट्रेड एरिया। तो फर्स्ट हमारा इसमें देख लेते हैं कि हमारे तीन ऑप्शनों में हमें फ्री ट्रेड एरिया दिया गया है, बी ऑप्शन पहले, उसके बाद हम करते हैं कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन बी के बाद है हमारा सी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको स्टूडेंट दो ऑप्शन का भी पता था करेक्ट, हमें सीक्वेंस अगर पता थी दो ऑप्शन की भी, तो हम इसको कर सकते थे वेरी इजीली। तो इसमें फ्री ट्रेड एरिया पहले आएगा, उसके बाद कस्टम यूनियन आएगा एंड देन हमारा कॉमन मार्केट, उसके बाद हमारी इकोनॉमिक यूनियन एंड देन हमारी लास्ट में आती है पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल जो यूनियन होती है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है हमारे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में।
तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट रहेगा। अब हम इसमें जैसे हम फ्री ट्रेड एरिया के बारे में बात की गई थी, लेकिन हमारे 6 लेवल होते हैं वैसे अगर हम बात करें रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। फर्स्ट होता है हमारा इसमें पीटीए। पीटीए का मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या होता है कि कंट्रीज ने रिड्यूस कर दिया टैरिफ को ऑन सम सिलेक्टेड गुड्स, कि कुछ सिलेक्टेड गुड्स पर उसने टैरिफ को कम कर दिया। जो टैक्सेस थे हमारे इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे उनको कम कर दिया, नॉट ऑल गुड्स, सारी गुड्स पर नहीं किया गया। नेक्स्ट है एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया। इसमें कंट्रीज ने एलिमिनेट कर दिया टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडिंग बिटवीन देम, कि कुछ कंट्रीज ने आपस में फ्री ट्रेड एरिया है उसको साइन कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन कर लिया। तो अब उन्होंने उसमें क्या करा, जितने भी हमारे गुड्स होंगे उनके बीच में ट्रेड, उन कंट्रीज के बीच में, तो उनमें सब में क्या कर दिया, टैरिफ को एलिमिनेट कर दिया। जो भी हमारे टैक्सेस है उनको हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में हम क्या करते हैं, एफटीओ को तो लेते ही हैं, प्लस हमने एक अडॉप्ट कर लिया कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फॉर कंट्रीज आउटसाइड द ग्रुप, कि कुछ कंट्रीज का ग्रुप था उन्होंने एफटीओ को बना लिया साथ में, फिर कस्टम यूनियन कर लिया। अब जो भी ग्रुप होगा, जो भी ग्रुप की वो कंट्रीज है, वो अदर कंट्रीज के साथ जो उस ग्रुप की मेंबर नहीं है उनके साथ एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ को मेंटेन कर चलती हैं जो उस ग्रुप की मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट मतलब हमने क्या कर दिया, फ्रीली मूवमेंट कर दी सब चीजों की, कि लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइजेस है, अब वो फ्री मूव करेंगे हमारी जो मेंबर कंट्रीज है आपस में। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन का मतलब हमने कुछ कंट्रीज में मिलकर एक इकोनॉमिक यूनियन बना ली, कि कॉमन करेंसी होगी उनकी, जैसे यूरो है, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज होगी, टैक्सेशन पॉलिसीज है, या फिर स्पेंडिंग की जो भी पॉलिसीज रहती हैं। कि जैसे यूरोपियन यूनियन आपने नाम सुना होगा, वो 27 कंट्रीज का ग्रुप है और उन सबकी कंट्रीज की जो करेंसी है वो कॉमन है, जिसे हम बोलते हैं यूरो। अब जो इसमें पहले ब्रिटेन भी थी, लेकिन ब्रेक्सिट जब हुआ था ब्रिटेन ने इस यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ले लिया था, तो अब इसमें 27 कंट्रीज हैं। तो यह है इकोनॉमिक यूनियन का एग्जांपल। नेक्स्ट है पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन हमारा हाईएस्ट लेवल होता है इसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। इसमें हमारी जो भी पॉलिटिकल जो भी हमारी पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसीज है, लीगल है या फिर डिफेंस पॉलिसीज है, वो सारी की सारी हम सबकी कॉमन हो जाएंगी। तो ये होते हैं हमारे 6 लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपको और ज्यादा इनसे रिलेटेड डीप में अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये क्या होते हैं, तो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर ये वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें मैंने आपको कंप्लीट इसके बारे में बताया है। उसमें मैंने आपको डंपिंग के बारे में बताया है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, तो प्लीज आप उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें हमें कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की गई है एंड उसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिए गए हैं। फर्स्ट है इसमें यूएनसीटीएडी, डब्ल्यूटीओ, नाफ्टा, आसियान। यूएनसीटीडीए है जो उसको 1964 में एस्टैब्लिश किया गया था। अब ये क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारे बात करती है। इसको सेटअप किया गया था 1964 में। नेक्स्ट आ जाता है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1995 में सेटअप किया गया था। इसे मैच करके चलते हैं। अब नाफ्टा है, क्या है ये, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा नाफ्टा। इसको कब सेटअप किया गया था, 1994 में इसको सेटअप किया गया था। ये इसके बीच में एग्रीमेंट है हमारा, जैसे हमारी एक अमेरिका है कंट्री और हमारी मेक्सिको है और कनाडा है, उनके बीच में ये एक एग्रीमेंट था जिसको 1994 में साइन किया गया था। लेकिन जो नाफ्टा है अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय यूएसएमसीए। यूएसएमसीए का मतलब यूएसए है, एम से क्या है मेक्सिको और सीए से कनाडा। तो अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है यूएसएमसीए से, जिसको बनाया गया था 2020 में। अब आ जाता है आसियान है। आसियान का मतलब एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब इसको 1967 में सेटअप किया गया था। अब हमें इनको मैच करना है कि एक ऑप्शन हमारा 3 है, तो ये तो बिल्कुल एक ऑप्शन से होने वाला था क्वेश्चन। ये अगर किसी को पता था यूएनसीटीए 1964 में सेटअप हुआ था, तो आपको तो कुछ आगे देखने की जरूरत नहीं थी, आपका टाइम सेव कर सकते थे आप यहाँ से और आगे बढ़ सकते थे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये था हमारा इसका सेकंड ऑप्शन, इसका करेक्ट रहेगा बी का यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हो जाता है चूज द करेक्ट सीक्वेंस दैट प्रेजेंट द क्रोनोलॉजी टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। कि हमें क्रोनोलॉजी बतानी है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की, कि हमें यहाँ पर बताना है कि एक सीक्वेंस क्या होगा, कौन सी चीज पहले हुई और कौन सी बाद में हुई। तो हमें ये 5 टाइप्स की कॉन्फ्रेंसेस है या फिर स्टैंडर्ड है, उनके बारे में बताया गया है। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड एक्सचेंज है, एंड देन यूरोपियन यूनियन एंड लॉवरे अकॉर्ड है।
अब हमें इसमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे जो क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड है वो आया था, एंड देन उसके बाद हमारा गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड आया था। तो आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा सबसे पहले आएगा। कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ऑप्शन में आपको ये दिया गया है कि बी पहले है और सी यहाँ पर भी बी और सी पहले दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस आई थी 1944 में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बी और सी दोनों में दिया गया है पहले पर। तो अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन को देखना होगा कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट बनने वाला है। तो बी और सी के बाद हमारा आएगा ए ऑप्शन कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है, हमारे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के बाद ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस आई थी। तो अब बी सी ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है फोर्थ ऑप्शन। अब जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है उसके बाद हमारी बनी थी लॉरे अकॉर्ड, एंड देन हमारी बनी थी यूरोपियन यूनियन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है बी सी ए ई और डी की सबसे लास्ट हमारी यूरोपियन यूनियन को सेटअप किया गया था। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड यूरोपियन यूनियन क्या थी। क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है ये पहले तो कब आए थे 1880 से 1940 के अराउंड इनको सेटअप किया गया था। इसमें कंट्रीज एक्सचेंज करती थी अपनी करेंसीज को फॉर गोल्ड एट अ फिक्स रेट। एक उन्होंने रेट फिक्स कर रखी थी जिस पर वो गोल्ड को एक्सचेंज करते थे अपनी करेंसीज को। नेक्स्ट है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, ये 1920s के अराउंड आया था। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग गोल्ड, यहाँ पर वो गोल्ड को होल्ड करने की बजाय क्या करते थे, कंट्रीज हेल्ड ब्रिटिश पाउंड या फिर यूएस डॉलर दैट वर बैक्ड बाय गोल्ड। कि क्या करते थे, वो गोल्ड नहीं रखते थे अपने पास, वो क्या करते थे, यहाँ पर कंट्रीज ब्रिटिश पाउंड है जो करेंसीज है ब्रिटेन की या फिर यूएसए की डॉलर, उनको अपने पास रखते थे जो वो गोल्ड से ले सकते थे, गोल्ड से बैकअप कर सकते थे। नेक्स्ट जाता है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई थी। एक ये मीटिंग थी जो ब्रिटेन वुड्स में हुई थी, यूएसए में है ये। आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद टू के बाद ये हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारी इकोनॉमीज थी कंट्रीज की, उनको रीबिल्ड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा लॉस हुआ था उसको हम दोबारा रीबिल्ड करना चाहते थे, उसके लिए हमने ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया था। नेक्स्ट आ जाता है लोअर अकॉर्ड, इसको 1987 में लेकर आया गया था। ये क्या था, एक एग्रीमेंट था अमंग बिग 5 कंट्रीज। ये आपसे आगे पूछा जा सकता है कि कौन सी बिग 5 कंट्रीज थी इस एग्रीमेंट में। तो मोस्ट जो हमारी ये बिग 5 कंट्रीज थी वो कौन थी, यूएसए है, यूके है, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान, हमारी 5 बिग कंट्रीज इस एग्रीमेंट का पार्ट थी। अब ये एग्रीमेंट किस लिए साइन किया गया था, टू स्टेबलाइज करेंसीज वैल्यूज एंड अवॉइड फर्दर फॉल ऑफ द यूएस डॉलर। जो करेंसीज की वैल्यू थी उनको स्टेबलाइज करना चाहते थे और हमारा जो फॉल हो रहा था यूएस डॉलर की वैल्यू में उसको हम अवॉइड करना, उसको रोकना चाहते थे। तो इस वजह से ही हमने एक क्या करा था, एग्रीमेंट साइन करा था, किसके बीच में, 5 बिग कंट्रीज के बीच में। यूरोपियन यूनियन थी हमारी, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन थी। 1993 में इसको सेटअप किया गया था। कितना, ये 27 जो इकोनॉमिक कंट्रीज है उनका ये ग्रुप है। तो आई होप कि आपको ये वन बाय वन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फेमा। फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको 1999 में लेकर आया गया था। इसने फेरा को रिप्लेस कर दिया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1973 में आया था। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन से इसके फीचर्स हैं, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेगुलेट पेमेंट टू और फ्रॉम अ पर्सन सिचुएटेड आउटसाइड कंट्री। कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेगुलेट कर सकती है पेमेंट को टू और फ्रॉम अ पर्सन, कि कोई पर्सन या तो इंडिया में है या फिर आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो उससे जो भी पेमेंट हो रही है उनको रेगुलेट कर सकती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है होल्डिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड। ये हमारा ऑप्शन थोड़ा करेक्ट नहीं है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है और आप इमूवेबल प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सकते हो आउटसाइड इंडिया भी। तो अब आप देख लीजिए कि बी ऑप्शन किस किस हमारे ऑप्शन में दिया गया है, इसमें भी है, क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम देख सकते हैं कि बी ऑप्शन इसमें भी है और इसमें भी है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस ऑप्शन के बारे में पता था तो आप अपने इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते थे, इससे हमारा ए और सी बी हमारा आंसर बन जाता। अब आरबीआई कैन रिस्ट्रिक्ट द ट्रांजैक्शन फ्रॉम कैपिटल अकाउंट इवन इफ इट डन बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। कि हाँ, आरबीआई के पास इतनी अथॉरिटी है, चाहे कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन किसी ने कोई ट्रांजैक्शन करी है कैपिटल अकाउंट से, उसको भी वो क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है ऑल फॉरेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर टू बी डन थ्रू
फेमा ऑथराइज्ड पर्सन। ये बिल्कुल करेक्ट फीचर है कि जो भी फेमा में ऑथराइज्ड पर्सन बताए गए हैं उनके द्वारा ही हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी फॉरेन में वो हम उनके द्वारा ही कर पा सकते हैं। नेक्स्ट है फेमा अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड। ये इस ऑप्शन गलत है क्योंकि जो फेमा है वो सिटीजनशिप पे अप्लाई नहीं होता, वो रेजिडेंशियल स्टेटस पर अप्लाई होता है। तो हमारा ये ऑप्शन है ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा फोर्थ, ए, सी और डी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। कि हमने पहले डिस्कस करा था कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने। तो उसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी इसकी फीचर नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स ने यही गलती की इस क्वेश्चन में कि उन्होंने यहाँ पर सीधा पढ़ लिया, नोट को तो उन्होंने देखा नहीं कि कौन सी फीचर है और उसी हिसाब से उन्होंने इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया था। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन से फीचर नहीं है इसमें। तो फर्स्ट है देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इसकी फीचर है कि हमारी जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है वहां पर हम लेकर चलते हैं असम्पशन कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट है देयर आर टू कंट्रीज, टू कमोडिटीज एंड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा गलत है इसकी फीचर क्योंकि हमारी जो कंट्री थी टू थे, टू कमोडिटीज थी एंड वन फैक्टर था हमारा प्रोडक्शन का जो था लेबर। तो हम यहाँ पर क्या था ये इसको हमने बताया था टू इंटू में वन मॉडल भी हम इसको बोलते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी को। टू इंटू में वन का मतलब कि टू हमारी कंट्रीज थी, टू कमोडिटीज थी एंड वन हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। तो इससे आप इसको याद रख सकते थे। तो हमारे इसमें अब कौन से फीचर इन्होंने पूछा था नहीं है, तो बी जो हमारा ऑप्शन है ये इसकी फीचर नहीं है, ए और सी इसके ऑप्शन है जो फीचर है इसकी। नेक्स्ट हो जाता है देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये भी इसकी फीचर होती है कि हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को एब्सेंट लेकर चलते हैं, हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर करते हैं। तो ये भी इसकी फीचर थी। नेक्स्ट हमारा द कंट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव ओनली। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ना ओनली वर्ड आते हैं तो आपको उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि कैपिटल इंटेंसिव होगी ओनली। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजीज का और मशीनरीज का यूज कर रहे हैं। तो इसकी ऐसी कोई फीचर नहीं थी। तो सिंपल सा हमें क्या पता चला कि इसके हमसे पूछा गया था कौन से फीचर नहीं है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा एक तो बनेगा हमारा बी और ई। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए थे आपके एग्जाम में वो करेक्ट नहीं थे, जिस वजह से इस क्वेश्चन को एनटी ने ड्रॉप कर दिया था। तो इसका जो हमारा ऑप्शन बनना था वो क्या बनना था, बी और ई बनना था। लेकिन यहाँ पर हमारे ए भी ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया गया था, जिस वजह से इसको एनटी ने ड्रॉप कर दिया था और आपको इसके क्वेश्चन के मार्क्स मिल गए थे। अब ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है हम डिस्कस कर लिया। फुल एम्प्लॉयमेंट होता है फैक्टर प्रोडक्शन में और हमने इनके जो भी है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है और हमारी टू कंट्रीज है, टू कमोडिटीज है और ओनली वन फैक्टर होता है प्रोडक्शन का। लेबर हमारे परफेक्टली मोबाइल होते हैं कंट्री के अंदर और इमोबाइल होते हैं अदर कंट्रीज के अंदर। सो आई होप स्टूडेंट आपको जो आज का सेशन है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है हमारी क्लासेस से रिलेटेड सो प्लीज मेंशन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।